अमीर जेठानी ने छीना ससुराल। आइए आज आपको मिलवाते हैं सिंघानिया परिवार की अमीर बहू से जिसका नाम रागिनी है और रागिनी अपने ससुराल में सबकी लाडली है। रागिनी बहू, तू आज फिर सबसे जल्दी उठकर रसोई में सबके लिए खाना बनाने लगी। मैंने तुझे कहा था ना कि तू इतनी जल्दी मत उठाकर, तू अपनी नींद पूरी किया कर और कम से कम 10 बजे तो उठा ही कर। अरे मम्मी जी, अगर मैं लेट उठूंगी तो आप लोगों को टाइम से खाना कैसे मिलेगा? और फिर पापा जी को भी तो टाइम से दवाई लेनी होती है। हाँ, मेरी आज्ञाकारी बहू, तुझे तो सब पता है कि कब क्या कैसे करना है। लेकिन सुन, आज तो कोई खाना नहीं बनाएगी, आज संडे है और आज हम सब लोग बाहर रेस्टोरेंट जाएंगे, उसके बाद शॉपिंग करेंगे और फिर एक फैमिली पिक्चर भी देख कर आएंगे। सच में मम्मी जी, वैसे मेरा कुछ दिनों से मन तो कर रहा था कि कुछ टाइम बाहर स्पेंड करके आऊँ फैमिली के साथ। चल फिर तो जा और फटाफट रेडी हो जा और गणेश को भी बोल देना कि वो भी रेडी हो जाए। अब कुछ देर बाद कौशल्या का पूरा परिवार एक लग्जरी कार में बैठकर एक 5 स्टार होटल में जाते हैं। वैसे ये रेस्टोरेंट तो काफी लग्जरी लग रहा है भैया। अरे, रेस्टोरेंट को ही देखते रहोगी या कुछ खाना भी ऑर्डर करोगी? ये क्यों खाना ऑर्डर करेगा? खाना तो मेरी लाडली बहू रागिनी ऑर्डर करेगी, हम सब उसी की पसंद का खाना खाएंगे। बहू बता तुझे क्या खाना है? अरे बस मम्मी जी, मेरी शादी को इतने दिन हो गए हैं लेकिन आप आज तक मुझे हर जगह इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देती हैं? मैं सबकी पसंद का खाना खा लूंगी, आप लोगों को जो पसंद हो आप वो ऑर्डर कर लीजिए। बहू, जब तेरी सास कह रही है कि हम लोग तेरी पसंद का खाना ही खाएंगे तो फिर तो खाना तुझे ही ऑर्डर करना पड़ेगा। अब खुशी खुशी रागिनी अपने पसंद से काफी एक्सपेंसिव खानों का ऑर्डर करती है, जिसके बाद सभी लोग खुशी से खाना खाते हैं। अब रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद कौशल्या अपने पूरे परिवार के साथ एक एक्सपेंसिव मॉल में आती है। सुन बहू, तू अपने लिए जो जो पसंद हो वो खरीद ले, पैसे की टेंशन मत लियो, तेरा ससुराल बहुत अमीर है। रियली मम्मी जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। अब मुझे थोड़ी थोड़ी जेलसी हो रही है मम्मी, आप सारा प्यार सिर्फ भाभी को ही दे रही हैं। अरे तू तो मेरी सबसे पहली लाडली बेटी है और उसके बाद बहू, क्योंकि बहू को भी मैं बेटी की तरह ही प्यार करती हूँ। चलो अब तुम दोनों अपनी पसंद से जो जो चाहिए वो खरीद लो। अब घर के सभी सदस्य अपनी अपनी पसंद के कपड़े खरीदते हैं। अब शॉपिंग करने के बाद वो लग्जरी कार में बैठकर मूवी देखने थिएटर में जाते हैं। वहीं गणेश, हिमांशु मिलकर अपने परिवार के सदस्यों के लिए पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक जैसे स्नैक्स खरीद कर थिएटर में लेकर आते हैं, जिसे खाते पीते वो लोग मूवी एंजॉय करते हैं। अब देर रात कौशल्या अपने पूरे परिवार के साथ घर आती है। जाओ अब सभी लोग आराम कर लो और बहू मेरी बात कान खोलकर सुन लो, सुबह जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से उठना, हम ब्रेकफास्ट बाहर से मंगा लेंगे। ये सुनकर रागिनी अपने सास को गले लगाते हुए कहती है, मम्मी जी आप सच में बहुत अच्छी हैं, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। भगवान मेरी खुशी को किसी की नजर न लगने दे। अरे भाभी, किसी की नजर नहीं लगेगी आपकी खुशियों को। बाकी चलिए अब आराम कर लीजिए, रात बहुत ज्यादा हो गई है। अब खुशी खुशी घर के सभी सदस्य अपने अपने कमरों में आराम करने जाते हैं। अब अगले दिन रागिनी आराम से 11 बजे सोकर उठती है और दूसरी तरफ कौशल्या खुद जल्दी उठकर घर के सभी सदस्यों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और घर की साफ सफाई भी कर देती है। तब रागिनी सोकर उठती है और घर का सारा काम उसे करा हुआ मिलता है। मम्मी जी, ये सब कुछ आपने किया है ना? अरे आप क्यों हर बार अकेले सारा घर संभालने लगती हैं? आखिर मैं इस घर की बहू हूँ, मुझे भी तो कुछ करने दिया कीजिए। बहू तू बहुत करती है, किसने कहा है कि तू कुछ नहीं करती है? मैं तो बस कभी कभी थोड़ा बहुत काम करती हूँ। अच्छा जा, आप जल्दी से शॉवर ले ले और ब्रेकफास्ट कर ले। अब रागिनी शावर लेती है और अपनी सास के हाथ का बना हुआ ब्रेकफास्ट करती है। इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं और अब कौशल्या अपने छोटे बेटे की शादी करने का भी फैसला लेती है। सुनिए जी, अब मैं सोच रही हूँ कि अपने घर में छोटे बेटे की बहू भी लेकर आ जाऊँ, क्या कहते हैं आप? हाँ, क्यों नहीं। छोटे बेटे की भी शादी की उम्र हो गई है और शायद अब उस लड़की की भी हो गई होगी। जी आप अब तक उस लड़की के बारे में सोचते हैं? कौशल्या, हम उस लड़की को कैसे भूल सकते हैं? आखिर उसके पिता ने हमारे ऊपर इतना उपकार किया है और आखिरी समय में हमने उसके पिता से वादा किया था कि उसकी बेटी हमारे ही घर की बहू बनेगी। जी मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, लेकिन वो गरीब घर से है, क्या हमारे बेटे और हमारी बड़ी बहू के साथ वो घुल मिल पाएगी? तभी वहाँ बैठी अमीर बहू रागिनी कहती है, मम्मी जी आखिर ऐसा भी कौन सा उपकार कर दिया है उसके पिता ने जो आप उस गरीब लड़की को ही इस घर की बहू बनाना चाहती हैं? बहू, ये सब बातें बहुत पुरानी है। कई साल पहले मैं ट्रेन से गांव जा रहा था और अचानक उस ट्रेन में आग लग गई, जिसमें मेरा शरीर आग की लपट में आ गया। लेकिन फिर जिस बोगी में मैं बैठा था उसी बोगी में एक गरीब परिवार था, जिस परिवार ने अपनी जान की चिंता न करके मुझे उस आग से बचाया। लेकिन उस दौरान उस गरीब लड़की के पिता का देहांत हो गया।
और उन्होंने जाते जाते मुझसे कहा कि मैं उसके परिवार की रक्षा करूं। जिसके बाद मैंने उस गरीब लड़की की मां से वादा किया कि आपकी लड़की जब भी बड़ी होगी तो वो मेरे ही घर की बहू बनेगी। सुनकर बहुत दुख हुआ पापा जी। हमारी वजह से उस गरीब लड़की के पिता गुजर गए। मुझे भी अब इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि वो गरीब लड़की खुशी से इस घर की बहू बने। हाँ बहू, मैं भी यही चाहता हूँ। तुम कहो तो चलो, हम लोग कल ही उसे देखने चलते हैं। नहीं नहीं पापा जी, आप लोग जाइए, मैं जाकर क्या ही करूंगी। मुझे घर पर बहुत काम है। बाकी जब वो लड़की आपने पसंद की है तो वो लड़की अच्छी ही होगी। अगले दिन रागिनी के ससुराल वाले उस गरीब घर की लड़की के यहाँ रिश्ता लेकर जाते हैं। अरे आप लोग आ गए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप लोग सच में मेरे घर की दहलीज पर खड़े हैं। मुझे तो लगा था कि अब आप कभी नहीं आएंगे। ऐसे कैसे नहीं आते धनवंती जी, आखिर हमने आपसे वादा किया था कि हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे, तो हमारा यहाँ आना तो अनिवार्य था। वैसे कहाँ है आपकी बेटी? अब धनवंती सभी को अपने घर में बिठाती है और फिर अपनी बेटी को बुलाती है। अब धनवंती की बेटी साधारण से कपड़ों में लड़के वालों के सामने आती है। अरे भाभी तो बहुत मासूम और खूबसूरत है। मैं आपकी एक सेल्फी ले लेती हूँ और अपनी भाभी को दिखाऊंगी। हाँ, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। हमें तो पहली नजर में ही पसंद आ गई। बेटा हिमांशु, तुम्हें कैसी लगी लड़की? मम्मी, मुझे भी लड़की पसंद है। लीजिए धनवंती जी, हमारी तरफ से तो आप रिश्ता पक्का ही समझिए, और अब आप एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए। जी जी बिल्कुल। बेटा सोनाली, सबको चाय नाश्ता दो। जी मम्मी। अब सोनाली सबको चाय नाश्ता करवाती है, जिसके कुछ देर बाद लड़के वाले रिश्ता फिक्स करके वहां से चले जाते हैं। अब रात को घर के सभी सदस्य हॉल में बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। तभी पूजा अपने फोन में अपनी होने वाली छोटी भाभी की फोटो रागिनी को दिखाते हुए कहती है, रागिनी भाभी देखिए, आप तो गई ही नहीं थी ना अपनी देवरानी को देखने के लिए। देखिए मेरे फोन में फोटो है, ये देखिए और बताइए कि कैसी लगी आपको आपकी होने वाली देवरानी। अब रागिनी जैसी फोटो की तरफ देखती है, इतने में उसका फोन बजने लगता है। पूजा, मैं ये तस्वीर बाद में देखूंगी, अभी मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई है। अब कॉफी पीकर सभी आराम करते हैं। अब अगले दिन से धीरे धीरे घर में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। घर में सजावट और मेहमानों का आना जाना भी शुरू हो जाता है। इसके बाद कौशल्या कहती है, रागिनी बहू, हमें तेरी होने वाली देवरानी के लिए लहंगा लेने चलना है। चल एक बार उसके घर चलते हैं। इसी बहाने तू अपनी देवरानी को भी देख लियो और उसके साइज का भी पूछ लियो क्या कैसे है। नहीं मम्मी जी, इसमें देखने और जाने वाली क्या बात है। लहंगा फ्री साइज आता है, हम वही खरीद लेते हैं। वो अपनी फिटिंग का खुद करवा लेगी। वैसे भी बाहर बहुत गर्मी है, हम इतना ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। अब रागिनी अपनी सास के साथ एक एक्सपेंसिव मॉल में आती है और एक सुंदर सा लहंगा पसंद कर लेती है और उस लहंगे को अपने देवर के साथ अपने होने वाली देवरानी के यहाँ पहुंचा देती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और कौशल्या अपने बेटे की शादी पूरी विधि विधान के साथ गरीब सोनाली से करवा देती है। अब सोनाली शादी करके अपने ससुराल की दहलीज पर आती है, जहां बड़ी ही खूबसूरती से उसकी सास उसका गृह प्रवेश करवाती है। बगल में एक्साइटेड होती हुई रागिनी अपने हाथ में चॉकलेट लेकर खड़ी होती है। मम्मी जी जल्दी जल्दी गृह प्रवेश करवाइए ना, मुझे अपनी होने वाली देवरानी को चॉकलेट खिलाना है। हाँ बहू, बस हो गया, थोड़ा सब्र कर। आओ बहू, इस कलश को गिराकर कुमकुम की थाल में पैर रखकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब सोनाली कलश गिराकर कुमकुम की थाल में पैर रखकर घर के अंदर प्रवेश करती है। तभी कौशल्या कहती है, बहू, ये लंबा चौड़ा घूंघट करने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपने ससुराल में हो और तुम्हारा ससुराल बहुत मॉडर्न है। तुम इस घूंघट को अब हटा लो। अब खुशी खुशी सोनाली अपने चेहरे से घूंघट हटाती ही है कि रागिनी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसके हाथ में रखी चॉकलेट जमीन पर गिर जाती है और वो चौंकते हुए कहती है, अरे तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? पापा जी, ये है वो लड़की? हाँ, क्यों, क्या हुआ बहू, तू इतना चौंक क्यों रही है? क्या तू इसे पहले से जानती है? तभी रागिनी गुस्से से अकड़ती हुई कहती है, हाँ पापा जी, मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ और मैं इसे भूल कैसे सकती हूँ? ये तो मुझे 7 जन्म तक याद रहेगी। अब रागिनी के मुंह से यह सब सुनकर गरीब सोनाली के माथे से टप टप पसीना टपकने लगता है और उसकी यह घबराहट उसकी सास महसूस कर लेती है। हे भगवान, आखिर मेरी बड़ी बहू और छोटी बहू का आपस में रिश्ता क्या है? और छोटी बहू इतना घबरा क्यों रही है अपनी जेठानी को देखकर? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हैं। अब तो आप दोनों मिलकर हमारे घर को अच्छे से संभालेंगी। हाँ, ये वो सब तो ठीक है, पर अभी बहू को आराम करने दो, वो बहुत थक गई होगी। अब सोनाली घबराती हुई अपने कमरे में जाती है और बिस्तर पर लेटती है। लेकिन सारी रात सोनाली को नींद नहीं आती। न जाने सोनाली और रागिनी के बीच में ऐसा क्या रिश्ता था जिससे सोनाली की रातों की नींद उड़ चुकी थी। अब अगले दिन नहा धोकर सोनाली रसोई में आती है और अपनी पहली रसोई का खाना बनाने लगती है। तभी पीछे से उसकी अमीर जेठानी आकर उसके हाथ को मोड़ते हुए कहती है, आ गई तो मेरा पीछा करते करते मेरे ससुराल तक।
शर्म नहीं आती तुझे? अब तक मेरा पीछा कर रही है और कब तक तो यूं ही मेरे आगे पीछे घूमती रहेगी? ये क्या कह रही हैं जेठानी जी? आप मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है और मैंने कोई आपका पीछा नहीं किया है। आपका ये रिश्ता मेरे परिवार वालों ने बचपन में ही कर दिया था और मुझे कोई शौक नहीं है आपका पीछे करने का। चल ठीक है, इत्तेफाक ही सही, लेकिन तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। पहले तो मैंने तुझे जाने दिया था, लेकिन अब मैं उन सभी गलतियों का तुझसे बदला लूंगी जो तूने मेरे साथ किया था। जेठानी जी ऐसा मत कहिए, वो गलतियां जो मैंने की ही नहीं है, उन गलतियों के लिए मेरे लिए अपने मन में इतनी नफरत मत मालिए। तूने बहुत गलत किया है सोनाली, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, पल पल तुझे तड़पाऊंगी। देखती जाके तो अब मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। अब रागिनी इतना कहकर वहां से चली ही जाती है। वहीं सोनाली अंदर ही अंदर एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। अब घबराती हुई सोनाली सबके लिए खाना बनाती है और सबको खाना खिलाती है। सभी लोग खाना खाकर सोनाली की बहुत तारीफ करते हैं। बहू, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, बिल्कुल बड़ी बहू की तरह। नहीं, बड़ी बहू से भी ज्यादा अच्छा बनाया है छोटी बहू ने खाना। मामी जी प्लीज ऐसा मत कहिए, इसका और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। इसका खाना ठीक है और मेरा खाना बहुत अच्छा होता है। अरे बस भी करिए बड़ी भाभी, आप तो गुस्सा ही हो गई हैं। आप दोनों ही बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अब इस बात को खत्म करते हैं। अब सबके खाना खाने के बाद सोनाली रसोई में जाकर झूठे बर्तन धोने लगती है और फिर घर के छोटे छोटे काम जैसे झाड़ू पोछा, घर के गंदे कपड़ों को भी धोकर सोनाली छत पर सुखा देती है। अब डरते डरते सोनाली का उसके ससुराल में पहला दिन गुजरता है। अब अगले दिन सोनाली रसोई में सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है कि तभी वहां पर पीछे से रागिनी आती है और रागिनी जानबूझकर कढ़ाई में गर्मा गर्म खौलते हुए सब्जी को कड़छी से पलटने की कोशिश करती है और जानबूझकर वो सारी सब्जी सोनाली के शरीर पर पलट देती है, जिससे सोनाली की चीख निकल जाती है। जेठानी जी ये क्या किया आपने? कोई मेरी मदद करो, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। अब सोनाली की आवाज सुनकर ससुराल वाली रसोई में आते ही हैं कि रागिनी चालाकी दिखाते हुए खुद जमीन पर गिर जाती है और हल्की हल्की सब्जी अपने कपड़ों पर भी लगा लेती है। मम्मी जी, पापा जी, अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए। देखिए ना देवरानी जी कितनी लापरवाही से काम कर रही है और अपना शरीर तो जलाया साथ में मेरा शरीर भी जला दिया। कोई हमारे बदन पर मलहम लगाओ। अरे छोटी भाभी, आपका ध्यान कहाँ था काम करते वक्त? सच में छोटी बहू, थोड़ा तो ध्यान से काम करती। इतनी लापरवाही से काम करेगी तो कैसे चलेगा? देखो तुम्हारा शरीर भी जल गया और तुम्हारी जेठानी का भी। अब सोनाली अपनी अमीर जेठानी की ये चालाकी देखकर दंग रह जाती है। पर मम्मी जी, ये सब कुछ मैंने नहीं किया। बस करो सोनाली, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। चलो अब मलहम लगवा लो। सोनाली अब कुछ बोलती उससे पहले रागिनी उसकी बातों को खत्म कर देती है। अब सोनाली अपने कमरे में जाकर अपने जख्मों पर मलहम लगाती है, वहीं रागिनी अपने कमरे में। क्या सोचा था मेरी देवरानी ने? वो मेरी सच्चाई सामने ले आएगी, लेकिन उसे पता नहीं है कि मैं कितनी बड़ी चालाक लौंडी हूँ। अभी तो देखते जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। अब इसी तरह रात को कौशल्या अपनी छोटी बहू से, छोटी बहू, तुम्हारे ससुर ने डिनर कर लिया है और उनकी दवाई खाने का वक्त हो गया है। तुम एक काम करो, फ्रिज पर उनकी दवाई रखी हुई है, वो दवाई उन्हें जाकर दे दो। जी मम्मी जी, मैं अभी दे देती हूँ। अब सोनाली फ्रिज पर से दवाई का डिब्बा उठाती है और फ्रिज में से ही पानी की बोतल निकालती है। अरे पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, एक काम करती हूँ, रसोई से नॉर्मल पानी ले आती हूँ। अब सोनाली जैसी रसोई में जाती है, उसकी अमीर जेठानी दवाइयों की हेराफेरी कर देती है और सोनाली रसोई से आकर वही दवाई उठाकर अपने ससुर को देने चली जाती है। प्रेमानंद दवाई देखकर, अरे छोटी बहू, ये किसकी दवाई उठाकर ले आई हो मेरे पास? ये तो मेरी दवाइयां हैं ही नहीं। क्या? पर पापा जी, फ्रिज पर तो यही दवाई रखी हुई थी, मुझे लगा यही आपकी दवाई है। सोनाली इतना कहती है कि तभी वहां पर उसकी अमीर जेठानी आती है और फौरन अपने ससुर के हाथ से दवाई लेते हुए कहती है, अरे पापा जी, ये दवाई तो 6 महीने पहले ही एक्सपायरी हो गई है। और देवरानी जी, आपने दवाई क्यों दी पापा जी को? आप क्या चाहते हैं, पापा जी की सेहत खराब हो जाए? तभी वहां पर कौशल्या भी आ जाती है और वो ये सब सुनकर कहती है, छोटी बहू, तुम्हारे काम करने में ध्यान ही नहीं रहता है क्या? सारे काम उल्टे सीधे क्यों करती हो? अब सोनाली को डांट पड़ती देखकर रागिनी तिरछी निगाहों से सोनाली को देखकर हंसने लगती है। अच्छा, तो ये सब मेरी अमीर जेठानी ने किया है। ठीक है मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अब इतना कहकर सोनाली वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन कौशल्या अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाती है, जिसमें घर के मंदिर के साथ सजावट होती है और ढेर सारे प्रसाद बनाए जाते हैं। लेकिन उस बीच जब सोनाली घर के कामकाज में लगी होती है तो रागिनी पीछे से आकर सोनाली को एक काल कोठरी जैसे कमरे में धक्का मारते हुए कहती है,
बहुत काम कर लिया तूने, चल अब इस काल कोठरी में सड़ती रहे जब तक पूजा नहीं खत्म हो जाती। अब इतना कहकर रागिनी काल कोठरी को बाहर से बंद करके वहां से चली जाती है। अब घर वाली सोनाली को पूजा में ढूंढने लगते हैं। अरे सब लोग पूजा में बैठे हुए लेकिन छोटी भाभी कहीं नजर ही नहीं आ रही। हाँ पता नहीं कहाँ है, इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। छोटी पापी जी मुहूर्त निकल रहा है, हम लोगों को पूजा पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ काल कोठरी में बंद सोनाली गर्मी से परेशान होकर तड़पने लगती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और घुटन से उसकी सांसें अब रुकने लगती हैं। भगवान, मैं आखिर किस बात की सजा दे रहा है तू मुझे? इसे तो अच्छा होता कि मैं इस घर की बहू ही बनकर नहीं आती। रागिनी, तुम ये मेरे साथ ठीक नहीं कर रही हो। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। दूसरी तरफ पूजा समाप्त होती है और अब रागिनी आकर काल कोठरी का दरवाजा खोलती है। इतने में वहां पर कौशल्या और पूजा आ जाती है। अरे अच्छा हुआ मम्मी जी आप लोग यहाँ आ गई, मैं आप लोगों को ही बुलाने वाली थी। देखिए हम लोग पूजा में देवरानी जी को ढूंढ रहे थे और देवरानी जी इस काल कोठरी में बैठकर आराम फरमा रही हैं। देवरानी जी वैसे आप बहुत बड़ी कामचोर हैं। अरे काम से बचने के लिए आप पूजा में भी शामिल नहीं हुई। अरे छोटी भाभी ये तो बहुत गलत बात है। काम नहीं करना था तो कोई बात नहीं, पर कम से कम पूजा में शामिल तो हो जाती। छोटी बहू देखो, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर अब दिन ब दिन मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आने लगा है। अपनी आदतों को सुधार लो। अब सोनाली जो 1-1.5 घंटे से काल कोठरी में बंद थी, उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। वो लड़खड़ाते शब्दों में कहती है, मम्मी जी आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मैंने कोई काम चोरी नहीं की। बात ये है कि कैसी बात है देवरानी जी, अब आप शांत हो जाइए, मम्मी जी को और गुस्सा मत दिलाइए। हाँ छोटी बहू, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। अब सबके जाने के बाद रागिनी अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लेकर सोनाली से कहती है, देवरानी जी कैसा लग रहा है? मजा तो बहुत आ रहा होगा ना, ऐसे ही हर दिन तड़प तड़प कर यहाँ रहने में। सही कहा। अब इसी तरह एक दिन कौशल्या अपनी कीमती साड़ी सोनाली को आयरन करने के लिए देती है। छोटी बहू ये मेरी साड़ी है, इसे आयरन कर दो, मुझे शाम में इसे पहनकर किटी पार्टी में जाना है। अब सोनाली बड़े ही प्यार से अपनी सास की साड़ी को आयरन करके उसके कमरे में रखकर चली जाती है। तभी पीछे से वहां रागिनी अपने हाथ में छोटे छोटे स्टील की कील लेकर आती है और उस कढ़ाईदार साड़ी की कढ़ाइयों के बीच में वो सभी कील को फंसा देती है। देवरानी जी तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा किसी भी काम को यहाँ पर सफलता पूर्वक होने दूंगी? अब देखो क्या होता है। अब इतना करके रागिनी वहां से चली जाती है और फिर कुछ देर बाद कौशल्या जाकर उस साड़ी को पहनती है कि तभी उसके गर्दन, कमर, हाथ पर वो नुकीली कील चुभने लगती हैं, जिससे उसके पूरे बदन पर लाल लाल जख्म हो जाते हैं। हे भगवान, ये साड़ी इतनी क्यों चुभ रही है? छोटी बहू तुमने ये क्या किया? क्या इस साड़ी में? अब सास की आवाज सुनकर दोनों ही बहू कमरे में आती हैं। क्या हो मम्मी जी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? और आपके बदन पर ये जख्म के निशान कहाँ से आए? अरे तुम हमसे क्या पूछ रही हो? साड़ी तो तुमने आयरन की थी ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने क्या किया। लाइए माँ जी दिखाइए तो जरा साड़ी। अब रागिनी साड़ी को अलट पलट कर देखती है और उसमें से कील बाहर निकलती है। मम्मी जी साड़ी में तो नुकीले कील हैं जो आपके बदन में चुभ रही हैं। अरे देवरानी जी, अगर आपको ये कीमती साड़ी चाहिए थी तो आप मांग लेती, ये षड्यंत्र रचने की क्या जरूरत थी? छोटी बहू तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम उस गरीब इंसान की बेटी हो जिसने मेरे पति की मदद की थी। अरे बाप इतना ईमानदार है और बेटी इतनी ज्यादा नमक हराम। अब सोनाली रोते हुए कहती है, नहीं मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? ये सब मैंने नहीं किया। ये सब पक्का। चुप करो, ये पक्का क्या लगा रखा है? चली जाओ यहाँ से। अब रागिनी सोनाली का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर करती है और दरवाजा बंद कर देती है। वहीं सोनाली की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखा। आखिर मैं कैसे अपने ससुराल वालों को बताऊं कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ? अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और फिर एक दिन सोनाली अपने हाथ में मोबाइल का कैमरा ऑन करके मसालों के डिब्बे के पास रखते हुए, बहुत हो गया, आज मैं अपनी अमीर जेठानी की सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगी। दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़ी रागिनी ये सब देखकर, अच्छा तो आज ये मुझे घर वालों के सामने फंसाना चाहती है। अच्छा हुआ मैंने इसे देख लिया, अब बताती हूँ कि कौन फंसता है और कौन बचता है। अब कैमरा लगाते ही रागिनी रसोई में जाती है और खाना बना रही सोनाली के साथ जोर जबरदस्ती करने लगती है, जिससे सोनाली के हाथ का गरम गरम कड़छी रागिनी के हाथ पर गिर जाती है। देवरानी जी क्या कर रही हो? आपने मुझे चला दिया। अब सोनाली रागिनी का हाथ पकड़ती है मदद करने के लिए, लेकिन रागिनी ऐसे चिल्लाती है जैसे सोनाली उसके हाथ को मरोड़ रही हो। देवरानी जी, एक तो आपने मेरा हाथ जला दिया, ऊपर से आप मेरे हाथ को मरोड़ रही हो। आपको शर्म नहीं आती? अब रागिनी की आवाज सुनकर ससुराल वाले रसोई में आते हैं। क्या हुआ बड़ी बहू, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो और तुम्हारे हाथ जख्मी कैसे हुआ?
और मम्मी जी, देवरानी जी ने मुझे प्यार से रसोई में बुलाया और फिर वो मुझे टॉर्चर करने लगी। अब पूजा की नजर रसोई में रखे मोबाइल पर जाती है। अच्छा, तो छोटी भाभी मारते हुए वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हैं। इसमें साफ दिख रहा है कि आप कैसे मेरी बड़ी भाभी को परेशान कर रही हैं। आपने पहले उनके हाथ को जलाया और फिर उनका हाथ जला दिया, मोड़ भी दिया। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। इस वीडियो में जो दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। जेठानी जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। सोनाली, तुम मेरी बड़ी भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? माफ करना देवर जी, लेकिन अब मैं और इस घर में टॉर्चर नहीं हो सकती। इसको अभी के अभी यहाँ से जाने के लिए बोलिए, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो क्यों जाएगी इस घर से? जब गलती छोटी बहू ने की है तो छोटी बहू ही अभी के अभी इस घर से तू निकल जा। अब मैं और इस घर में तेरा तमाशा नहीं देख सकती। अब रागिनी के जख्मी हाथ देखकर प्रेमानंद भी कुछ नहीं कहता और सोनाली रोते रोते अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन सोनाली हिम्मत नहीं हारती। वो ससुराल के घर से तो बाहर निकल जाती है, लेकिन ससुराल के सामने एक फूस का घर बनाकर रहने लगती है। इसी तरह 2 से 3 दिन निकल जाते हैं। सोनाली भूखी प्यासी गर्मी में उसी झोपड़ी में परेशान हो रही होती है कि तभी पड़ोस के लोग, है भगवान, कौशल्या ने अपनी गरीब बहू को आज से घर से बाहर क्यों निकाल रखा है? बेचारी गर्मी में कितना परेशान हो रही है और आंखों के नीचे काले धब्बे देखकर लगता है कि इसने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। अरे, जब गरीब बहू को संभालने की औकात नहीं थी तो अपने घर में लेकर क्यों आई गरीब बहू? बेचारी देखो कितनी परेशान हो रही है। दूसरी ओर बालकनी में खड़ी कौशल्या ये सब देखकर, देखो कैसा मासूम चेहरा बनाकर बैठी है, जिसे देख के पड़ोसी के लोग भी, उन्हें भी दया आ जाती है। लेकिन इसकी असलियत तो हम लोग जानते हैं ना। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब सोनाली भूख से परेशान होकर मोहल्ले के डस्टबिन में फेंके गंदे बदबूदार रोटी को उठाकर खा रही होती है। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू मुझे? और वो मेरी अमीर जिठानी, उसे क्या मिल गया मुझसे मेरा ससुराल छीनकर? अब सूखी रोटी को चबाते हुए सोनाली अपने फूस के घर में आती है कि तभी वहां रागिनी आकर, बहुत मजा आ रहा होगा ना देवरानी जी ऐसी जिंदगी जीकर? कैसा लग रहा है जब आपसे मैंने आपका ससुराल का प्यार, पति का प्यार सब छीन लिया? ऐसे ही छीना था ना तुमने मुझसे मेरी खुशियों को। जेठानी जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, भगवान के लिए मुझसे मेरी खुशियाँ मत छीनो, मुझे मेरा ससुराल लौटा दो। यह सुनकर रागिनी सोनाली के हाथ को मोड़ते हुए कहती है, अरे अभी तो बस ससुराल छिला है, अभी देखती जा कि मैं क्या क्या छीनती हूँ तुझसे। अब रागिनी ये सब कर ही रही होती है कि बालकनी में खड़ी पूजा ये सब कुछ देख लेती है और फौरन घर वालों को लेकर सोनाली के पास पहुंचती है। कौशल्या रागिनी का ये रूप देखकर दंग होती हुई कहती है, बड़ी बहू, तुम ये क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो छोटी बहू का। मम्मी, मैंने अपने कानों से सुना कि हमारी अमीर भाभी छोटी भाभी से कह रही थी कि वो उनकी सारी खुशियाँ छीन लेंगी। बड़ी बहू, इसका मतलब ये हुआ कि तुम जानबूझकर इस बेचारी गरीब लड़की को उसने दूर कर रही हो। ये सुनकर रागिनी गुस्से से तिलमिलाती हुई कहती है, पापा जी, किसी भी कीमत पर आप इस लड़की को बेचारी मत कहिए। ये लड़की बेचारी नहीं बल्कि एक नंबर की चालाक है। और आपको क्या लगता है मैंने इससे इसकी खुशियाँ छीनी है? अरे ये है क्या? ये लड़की जिसने सबसे पहले मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। नहीं, ये सच नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। बड़ी बहू, आखिर सच क्या है? कुछ बताओगी कि नहीं? आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? मम्मी जी, इस लड़की ने शादी से पहले मुझे बहुत सताया है। मुझे आज भी याद है वो सब दिन जब ये मेरी खुशियों के बीच में आती है। बेटा रागिनी, मन लगाकर पढ़ाना, इस बार तुम्हें फर्स्ट डिवीजन लाना है कॉलेज में। मैं चाहती हूँ कि तुम टॉप करो। हाँ मम्मी, आप चिंता क्यों करती है, मैं ही टॉप में आऊंगी। मैंने सारी तैयारी कर रखी है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे डर है क्योंकि मैंने सुना है कि हमारे पड़ोस में वो जो गरीब सोनाली रहती है वो पढ़ने में बहुत तेज है और मैं नहीं चाहती कि वो अपनी काबिलियत से तुम्हें पीछे छोड़ दे। ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी। दूसरी तरफ मिट्टी के घर में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ती सोनाली, बेटी तू परीक्षा में पास तो हो जाएगी ना? मैंने तुझे कोई कोचिंग भी नहीं लगवाया पैसों के अभाव में। आप चिंता मत करो माँ, मुझे ये कोचिंग और ट्यूशन की जरूरत भी नहीं है। अब कुछ दिनों बाद सोनाली और रागिनी कॉलेज में अपना एग्जाम देती है। अब एग्जाम के बाद सोनाली गार्डन में स्टडी कर रही होती है, तभी रागिनी वहां आकर, और सोनाली कैसा गया तुम्हारा एग्जाम? बहुत अच्छा गया, मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अच्छा, पर कोई फायदा नहीं है तुम्हारे इतने एफर्ट्स लगाने का, क्योंकि फर्स्ट तो मैं ही आऊंगी। रागिनी छोड़ना, तो क्या इसके पीछे पड़ी है? उधर देख, कॉलेज का सबसे स्मार्ट लड़का सौरभ खड़ा है, चलो उसके पास चलते हैं। अब रागिनी प्रियंका की बात सुनकर सौरभ के पास आती है। कैसे हो सौरभ? इतने दिनों में कॉलेज आ रहे हो, लेकिन तुमने अब तक मुझसे बात नहीं की। तुम्हें पता है इस कॉलेज के सारे लड़के मुझ पे मरते हैं। ओह रियली? सुनकर अच्छा लगा। चलो मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ।
अब इसी तरह रागिनी बार बार सौरभ के आगे पीछे करती रहती है, लेकिन सौरभ उसे भाव नहीं देता। अब इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं और रागिनी और सोनाली का रिजल्ट आता है। कंग्रेचुलेशन सोनाली, तुमने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। सभी लोग क्लैपिंग कीजिए सोनाली के लिए। और रागिनी, तुम्हें अभी और मेहनत की जरूरत है। अगली बार प्रिपरेशन अच्छी करना ताकि तुम भी टॉप आ सको। अब यह सुनकर रागिनी के तन बदन में आग लग जाती है और जब रागिनी घर जाती है तो उसकी माँ भी उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है। बात बोल रही थी ना तू कि तू ही फर्स्ट आएगी, तू ही टॉप करेगी, फिर क्या हुआ? अरे कटवा दी ना नाक मेरे पूरे मोहल्ले में। माँ, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मुझे नहीं पता था कि वो 2 कौड़ी की कवार लड़की मेरी फर्स्ट आने का सपना, मेरी खुशियां मुझसे छीन लेगी। अब गुस्से से रागिनी अपने घर के बालकनी में आती है तो देखती है कि सोनाली को मोहल्ले के लोग बधाई दे रहे हैं और उसकी माँ उस सबको मिठाई बांट रही है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और रागिनी इस सदमे से बाहर निकलती है और फिर एक दिन रागिनी हाथों में फूल लेकर कॉलेज में सौरभ को प्रपोज करती है। सौरभ, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। डू यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल? अब ये सब सुनकर सौरभ दंग रह जाता है। ये क्या कह रही हो रागिनी तुम? मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता हूँ, न ही तुम मुझे पसंद हो। क्या कहा? मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? अरे पूरा कॉलेज मेरा दीवाना है। हाँ तो होगा कॉलेज तुम्हारा दीवाना रागिनी, लेकिन मुझे तुम नहीं सोनाली पसंद है। दूसरी ओर खड़ी सोनाली के पैरों तले जमीन निकल जाती है ये सब सुनकर। क्या तुम्हें ये कवार सोनाली पसंद है? आखिर क्या देखा तुम्हें इसके अंदर? सादगी, सरलता और साथ ही इंटेलिजेंट है। और तुम तो नालायक हो, ऊपर से सारा दिन बस शो ऑफ करती रहती हो, इसलिए मुझे तुम नहीं सोनाली पसंद है। अब ये सुनकर रागिनी, सोनाली, छीन लिया ना तुमने मुझसे मेरा प्यार, मेरी खुशी भी। पक्का तुमने ही इसके ऊपर डोरे डाले होंगे। तुम पागल हो गई हो क्या रागिनी? मैं ये सब सपने में भी नहीं सोच सकती और ये मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है। मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, आशिकी लड़ाने नहीं। सोनाली, तुम कुछ भी बोलो, लेकिन तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। तुम हर बार मेरी खुशियों के बीच में आई हो और हर बार मेरी खुशियों को मुझसे छीना है। अब आप ही बताइए माँ जी, क्या ऐसी लड़की को मुझे माफ करना चाहिए? 1 मिनट भाभी, मैंने आपकी सारी बातें सुनी और आपकी सारी बातों ने मुझे मेरी करीब भाभी कहीं से भी गलत नहीं लगी। अरे आप दोनों पढ़ाई में एक साथ मेहनत कर रही थी, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की वो फर्स्ट आ गया। इसमें छोटी भाभी की क्या गलती थी? दूसरी बात, जब आपको किसी लड़की से प्यार हुआ और उस लड़के के सामने से आपको मना ही कर दिया और छोटी भाभी को पसंद कर लिया और छोटी भाभी ने आगे से कहा कि वो उस लड़की को पसंद नहीं करती, तो फिर किस हिसाब से आप ये कह रही हैं कि छोटी भाभी ने आपकी खुशियों को छीना है? ये सब तो बस एक गलतफहमी है और कुछ नहीं। मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। ये सब एक गलतफहमी है और उस छोटी मोटी गलतफहमियों की वजह से तुम मेरी बेचारी गरीब बहू को पल पल तड़पा रही थी। इसका मतलब वो साड़ी में कील लगाना, बदन पर खाना गिराना, मेरे पति को गलत दवाई देना और उसे कालकोठरी में भी तुमने ही बंद किया, इस मासूम को। और मैं सोचती रही कि ये सब कुछ मेरी गरीब बहू कर रही है। रागिनी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरी वाइफ हो। अरे एक औरत होकर तुम एक औरत की दुश्मन बनी फिर रही हो, और वो भी ऐसी औरत की जिसने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें तो इसकी सजा मिलनी चाहिए, और सजा ये है कि अब हम लोग तुम्हें छोड़ते हैं। हाँ, अब हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, तुम हमारे साथ नहीं रहोगी। चलो छोटी बहू यहाँ से। हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि मैं गरीब बहू को लेकर आऊंगा तो इस घर में उसको प्यार मिलेगा और उसे मैं उसके पिता का कर्ज उतार पाऊंगा, लेकिन बड़ी बहू तुमने तो मुझे और पाप का भागीदार बना दिया। अब रागिनी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो हाथ जोड़कर कहती है, पापा जी, पाप के भागीदार आप नहीं सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि ये सारे जुल्म मैंने किए हैं। मुझे माफ कर दो सोनाली। छोटी छोटी गलतफहमी में आकर मैंने तुम्हारे साथ दुश्मनों से भी बुरा बर्ताव किया और तुम्हें बहुत तड़पाया, बहुत सताया। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। अब सोनाली रागिनी का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, नहीं जेठानी जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। मैंने आपकी सभी गलतियों को माफ कर दिया है और आज से हम दोनों बड़ी और छोटी बहन बनकर इस घर में प्यार से रहेंगे। अब सोनाली को माफ करता देखकर घर के बाकी सदस्य भी रागिनी को माफ कर देते हैं और इस दिन के बाद से कौशल्या की दोनों ही बहू ससुराल में एक दूसरे के साथ मिलकर खुशहाल जिंदगी बिताने लगती हैं।